नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? हाउ इज एवरीथिंग? ऑल गुड। वेरी गुड इवनिंग बेटा सभी लोगों को। कैसे हो? ऑल गुड, सब अच्छा चंगा? हाँ, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो, सब बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो आ जाएं, आज के सेशन पे आ जाएं। तो बच्चे, आज का जो सेशन होने वाला है, हम लोग जो 3 चीजें कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिविलेजेस की, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को समझेंगे। आर्टिकल 105 एंड 194 दोनों आर्टिकल्स हैं, दोनों सेम है, कॉपी पेस्ट है। छोटा सा फर्क है कि आर्टिकल 105 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में है, और आर्टिकल 194 जो है वो बात करता है किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर की। बाकी का सब कुछ सेम है, तो इसको समझ लेंगे शुरू में। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के डिस्कशन में, मतलब कि आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक का डिस्कशन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ बातें हैं समझाने वाली, उनको समझेंगे। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा आर्टिकल 300A पर। एक ही छोटा सा आर्टिकल है प्रॉपर्टी के बारे में, उसको समझाऊंगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है आज के समय पर। और आखिरी में जितना भी समय बचेगा उसके हिसाब से मैं लेके चलूंगा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा पर, मतलब आर्टिकल 243 ऑनवर्ड्स। बहुत ही सिंपल सी चर्चा है, आपको देखने में लगेगा कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, पर उनके अंदर जो बातें लिखी हैं बहुत सिंपल सी बातें, एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये मेरा प्लान है कि आज हम लोगों को ये सारी चीजों को कवर करना है, ठीक है। बस क्या, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, और जो जरूरी लगे उसको नोट करते चलिए, ठीक है। तैयार हो? एक बार वाई टाइप कर दो। आर यू ऑल रेडी? राधे राधे बेटा, वेरी गुड इवनिंग। शुरू करें? रजिस्टर, पेन, दिमाग सब कुछ रेडी है? चलो, तो मैं बात करने वाला हूं आज पावर्स एंड प्रिविलेजेस की। पावर्स, प्रिविलेजेस एसेट्रा, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट एंड कमिटीज members of parliament and committees। ये हम पढ़ते हैं बेटा आर्टिकल 105 में, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, स्टेट लेजिस्लेचर एंड कमिटीज। ये बच्चे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 194। ये दोनों आर्टिकल्स हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम आर्टिकल हैं, कॉपी पेस्ट हैं, सेम लॉजिक है। बस फर्क क्या है, एक पार्लियामेंट और उसकी कमिटीज के मेंबर्स के बारे में है, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर और उसकी कमिटीज के बारे में। अब पहले एक हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, जिससे आप लोग समझ पाओ कि हम लोग डिस्कस कर क्या रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप सभी लोग इस बात को तो मानेंगे ही कि जो भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं या फिर जो भी लोग स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सही बात है, वो किसी भी पूरे देश को चला रहे हैं, किसी भी राज्य को चला रहे हैं, और इस जिम्मेदारी को सही से निभाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ चीजों के बारे में उनके पास कुछ आजादियां हों। और वो आजादियां इसलिए हों क्योंकि उनके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी भय, कोई भी फियर ना हो जब वो अपने काम को करें या फिर कुछ भी बोलने की कोशिश करें। देखो बच्चे, दोनों ही सदन, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राज्य के लेवल पे चाहे असेंबली हो चाहे काउंसिल हो, ये सदन बनाए क्यों हैं? हमने बनाए हैं ये सदन डिस्कशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, और फैसले लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए।
इन दोनों ही कामों को करते वक्त अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन के या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, उसके दिमाग में अगर फियर रहेगा कि अगर मैंने ये बात बोल दी तो मैं फंस जाऊंगा, या फिर अगर मैंने ये वाला कानून बना दिया तो या ये वाला वोट दे दिया तो मैं फंस जाऊंगा, तो वो अपना काम आजादी से नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि ये दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 बनाए गए हैं। इनका सोल पर्पस यही है कि ये कुछ प्रिविलेजेस और पावर्स देते हैं इन सारे मेंबर्स को, और ये सुनिश्चित करते हैं कि जब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, उनको आजादी से निभाएं, किसी भी प्रकार के किसी भी दबाव में वो लोग ना रहें। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द बेसिक कॉन्टेक्स्ट। अब शुरू करते हैं कि हमारा आर्टिकल एक्चुअल में कहता क्या है। देखो, सबसे पहली बात जो करी, और मैं दोनों आर्टिकल्स को साथ में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आर्टिकल 105 और 194। आपको बस क्या करना है कि 105 जब बात करोगे कभी भी तो वहां पे पार्लियामेंट लिख देना, और जब 194 लिखो तो वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर लिख देना। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो दोनों के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर कि सबसे पहली पावर बोल लो या प्रिविलेज बोलो जो दी गई है इन आर्टिकल्स के अंदर, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। नोट कर लीजिएगा बच्चों, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? ये कहीं पे सुना है आपने? इसका डिस्कशन किया था हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को। फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि हर एक भारतीय नागरिक को मिलेगा, क्या मिलेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। याद होगा आप लोगों को। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर हर एक भारतीय नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे दिया गया है और वो उनका मौलिक अधिकार है, तो क्या हम लोगों को जरूरत पड़ गई इस बात को दोबारा दोहराने की यहां पर इस आर्टिकल 105 या आर्टिकल 194 के अंदर? क्यों हमें ये स्पेसिफिकली कहना पड़ रहा है कि ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी? ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जहां पे जो हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन स्टेट लेजिस्लेचर, इससे क्या डिफरेंस हुआ? इससे ये डिफरेंस आता है बेटा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी है उसका मेंबर है, या फिर वो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का या उसकी कमेटी का, दोस्तों वो कोई भी बात जो भी उसको ठीक लगती हो, जरूरी लगती हो, उसको वो कह सकता है और अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है। उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। यहां तक कि दोस्तों आम तौर पर जो भारतीय नागरिकों का जो अधिकार होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस करी थी आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 2 के अंदर, यहाँ क्लॉज 2 के अंदर, जहां पे बहुत सारे 8-9 ग्राउंड्स बताए थे कि इन सारे ग्राउंड्स पे उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये सारी रेस्ट्रिक्शन जो हम लोगों ने वहां पढ़ी थी वो भी यहां पे लागू नहीं होती है। दैट मीन्स कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, दोस्तों वो एब्सोल्यूट है। कहने का मतलब है, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 19(2) के अंदर कि कोई भी व्यक्ति अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच करता है पर उसकी वजह से अगर वो डिफेमेशन कर रहा है किसी व्यक्ति का, तो उसको उस अपराध के लिए सजा मिलेगी, क्योंकि डिफेमेशन एक लिमिटेशन है। आप डिफेमेशन नहीं कर सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते। अब ये रेस्ट्रिक्शन दोस्तों यहाँ पे लागू नहीं होती है। अगर आपने कुछ ऐसा बोल भी दिया पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो शायद किसी का डिफेमेशन भी करता हो, अगेन वो इम्यून रहेगा।
आप उसकी वजह से उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाओगे। तो यहां पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, जैसा मैंने पहले बोला, वो एक तरीके से एक एब्सोल्यूट लिबर्टी है। आप जो चाहे वो बोल सकते हो। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। कंट्रोल होगा, पर कंट्रोल किसका होगा? जो सदन को चला रहा है व्यक्ति, उसका होगा। अगर लोकसभा की बात करूं तो स्पीकर का होगा, राज्यसभा की बात करूं तो चेयरमैन का होगा, ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो वहां का जो स्पीकर है उसका होगा। तो वो जो लोग हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो किसी को बोलने से रोक सकते हैं अगर वो कुछ गलत बोल रहा है, या फिर उसकी अगर कोई कही हुई बात है तो उसे रिकॉर्ड से निकलवा सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। पर कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उस चीज के लिए उसको परफेक्ट इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है, अब मेरे को बताओ फटाफट से, बात समझ में आई जो मैंने आप सभी लोगों को बोली यहाँ पे, कि कैसे डिफरेंट है ये वाली फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रॉम द नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हर एक व्यक्ति को मिली हुई है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इस पॉइंट को नोट कर लो फटाफट से। द फ्रीडम ऑफ स्पीच granted under article 105 and 194 is more comprehensive than provided under article 19(1)(a। ठीक है, and no member of the parliament or state legislatures or their committees can be the subject of any legal proceeding for whatever they say or do in the parliament और स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है, और यहां पर कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, वो कभी भी किसी लीगल प्रोसेस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है किसी भी ऐसी चीज के लिए जो कहता है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, या करता है, मतलब कोई भी वोट वगैरह डालता है उसके लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो कोई भी दोस्तों जो व्यक्ति है पार्लियामेंट का मेंबर है, वो बात मैंने जो अभी बोली है उसी को दोहरा रहा हूं, वो कभी भी किसी भी कानूनी कार्यवाही का सब्जेक्ट मैटर नहीं बनता है। किसी भी चीज के लिए जो वो कह रहा है, या फिर कोई भी वोट वगैरह जो वो डाल रहा है, कोई भी वोट वगैरह डालता है तो उस पर कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकता किसी भी लीगल प्रोसेस का, तुमने ये वोट क्यों डाला या वो वोट क्यों डाला। ठीक है, और कोई भी पर्सन अगर जो पब्लिकेशन होती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अथॉरिटी के साथ, उसके लिए वो कभी भी लायबल नहीं होगा। अभी ये पब्लिकेशन वाली बात क्या है मैं समझा देता हूं दोस्तों। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होती हैं
लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के अंदर, उनको रिपोर्ट्स वगैरह के माध्यम से पब्लिश किया जाता है जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए। और पब्लिश तो किया ही जाता है, आपने आमतौर पर देखा होगा कि वो लाइव टेलीविजन पे भी अवेलेबल रहती हैं कई बार, है ना। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर हो रही है, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है या कोई भी प्रोसीडिंग्स की आप समरी पब्लिश कर रहे हो, और वो पब्लिकेशन जो हो रहा है वो अथॉरिटी से हो रहा है, मतलब लोकसभा की अथॉरिटी से हो रहा है, राज्यसभा की अथॉरिटी से हो रहा है। हर सदन कंट्रोल रखता है अपने अंदर हो रही कार्रवाइयों के ऊपर, उसकी परमिशन के बिना कोई भी प्रोसीडिंग पब्लिश नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी पब्लिकेशन हो रही है विद द अथॉरिटी ऑफ द हाउस, अगर उस पब्लिकेशन के अंदर कोई भी ऐसी बात आ रही है कि किसी भी मेंबर ने कुछ बोला था, या किसी भी मेंबर ने कोई फलाने व्यक्ति का वोट दिया था, या फिर किसी कानून के लिए वोट दिया था या नहीं दिया था, मतलब कुछ भी ऐसा है, कभी भी उस पब्लिकेशन के आधार पर भी ऐसे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के खिलाफ आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लोकसभा में चर्चा चल रही थी, चर्चा के चलते चलते मैं मेंबर था लोकसभा का, मैंने कोई बात बोल दी किसी व्यक्ति के विरुद्ध, मानो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है मैंने और उसके बारे में मैंने कोई बहुत खराब बात बोल दी प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो मैंने प्रोसीडिंग्स के दौरान बोली है, उसके लिए तो मैं सुरक्षित हुई जैसा मैंने यहाँ पे लिखा। पर मान लीजिए वो बात जो मैंने लिखी वो रिकॉर्ड का पार्ट बनी, क्योंकि हर जो चीज बोली जाती है वो रिकॉर्ड का पार्ट बनती है, और कल को उसको रिकॉर्ड के पार्ट के तौर पर पब्लिश किया गया, और पब्लिकेशन में वो वाली बात आ रही है कि मैंने ये वाली बात बोली थी उस बिजनेसमैन के लिए, तो उस पब्लिकेशन के भी आधार पर मेरे खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सदन के अंदर जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए मैं सुरक्षित हूं, और अगर वही बात पब्लिकेशन के माध्यम से अगर बाहर भी आ रही है उसके लिए भी मैं सुरक्षित रहता, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। ये वाली बात समझ में आई? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। ठीक है, तो इसमें बस एक पॉइंट और ऐड कर लो छोटा सा। the said protection also extends against any publication of reports etc by the authority of the parliament और स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये जो प्रोटेक्शन है ये पब्लिकेशंस के खिलाफ रिपोर्ट वगैरह की उपलब्ध रहता है, अगर वो पब्लिकेशन और वगैरह है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी के साथ की हुई है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सेम बॉटल है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। चलो, हाँ मिसयूज होता है पर जरूरी भी है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, क्या पावर्स होंगी, क्या प्रिविलेजेस होंगी या क्या इम्यूनिटीज होंगी पार्लियामेंट के मेंबर्स की या फिर कमिटीज वगैरह के मेंबर्स की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की। दोस्तों या तो वो होंगी अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और उस कानून के अंदर अगर प्रिविलेजेस वगैरह बताई गई हैं तो वो सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी, और अगर ऐसा कोई कानून नहीं बना है तो जो भी मिलती आ रही थी प्रिविलेजेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को वही मिलती रहेंगी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा जब आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे ना क्लॉज 3 को, तो वहां पे रेफरेंस दिया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, 42वें संशोधन का। आप सभी को पता है 1976 में आया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लेके आई थी।
तो क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो प्रिविलेजेस 42nd अमेंडमेंट एक्ट आने से मिलती थी, सॉरी 44th अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले मिलती थी, वही मिलती रहेंगी। ठीक है, 44th अमेंडमेंट कौन लाया था? जनता पार्टी की गवर्नमेंट लाई थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जो पर्पस है वो पर्पस बस इतना सा है जो हम लोगों को समझना है कि ये तो चलो हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये पावर है, ये प्रिविलेज है। इसके अलावा अगर और भी कोई पावर देनी है, इसके अलावा अगर और भी कोई प्रिविलेज देनी है, तो हमको बस एक बात याद रखनी है कि ऐसा करने की पावर किसके पास है दोस्तों? पार्लियामेंट के पास। कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसी कोई भी पावर, ऐसी कोई भी प्रिविलेज दे सकेगी, और वो जो भी पावर और प्रिविलेज दी जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर, कानून के माध्यम से वो अवेलेबल हो जाएगी इन सारे मेंबर्स को, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या फिर पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई? और यही बात आप अप्लाई कर दो स्टेट लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव में कि अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई कानून बनाती है और उस कानून के अंदर कोई अदर पावर्स एंड प्रिविलेजेस देती है उस सदन के मेंबर्स को, तो उनको भी वो पावर्स एंड प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। तो पार्लियामेंट के संबंध में पावर एंड प्रिविलेजेस देने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास खुद। और स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में किसके पास पावर है? उसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास खुद। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसको नोट कर लूं। अदर पावर्स एंड प्रिविलेजेस may be provided by the parliament by law in case of members of the parliament and its committees ठीक है, जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं बाकी वो प्रोवाइड की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर, जहां तक बात है पार्लियामेंट और उसकी कमेटीज के मेंबर्स की। और इसी को कंटिन्यूशन है इन केस, हाँ एक सेकेंड, by the state legislature in case of किसके केस में? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किसके केस में? इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स और इट्स कमिटीज। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी पार्लियामेंट के लिए और अपनी कमिटीज के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी अपने स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए और उसकी कमिटीज के लिए। ठीक है, अब आखिरी बात है छोटी सी। अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है पावर्स और प्रिविलेजेस के बारे में, उसमें हमने बात की है मेंबर्स की, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और उसकी कमिटीज के, और जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के या उसकी कमिटीज के। अभी तक हम लोग स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहे थे दोस्तों? मेंबर्स की। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं भारतीय संविधान के अंदर या फिर बाकी किसी कानून के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो भले ही मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का या उसकी कमेटी का, या फिर मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का या उसकी कमेटी का, फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा है उस प्रोसेस के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर, सदन की पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी
बाय डिफॉल्ट यही सारी लिबर्टीज मिल जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो इस भारतीय संविधान के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसके पास भी अधिकार होगा कि उसको ये सारी जो बेनिफिट्स हैं वो उसको भी मिले। ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चे? आपको लोगों को मैंने पढ़ाया है एक व्यक्ति के बारे में। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत खुशी हुई कि मेरे सवाल पूरा होने से पहले आप लोगों ने उसका जवाब दे दिया। अटॉर्नी जनरल एक ऐसा पद है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, भले ही मेंबर नहीं है, तो उसको भी वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसमें आखिरी पॉइंट नोट कर लो, यही वाला। इफ अ पर्सन is authorized to participate in the proceedings of the parliament or state legislature ठीक है, if a person is authorized to participate in the proceedings of the parliament or the state legislature, even though he is not the member, he will also receive the benefits of Article 105 और Article 194। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो ऑथराइज्ड है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, भले ही वो मेंबर नहीं है इन दोनों में से किसी भी सदन का या किसी भी कमेटी का, तो उसको भी वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो आर्टिकल 105 या 194 के अंदर दिए गए। क्लियर है बेटा? लिख लिया सब कुछ? समझ में आ गया? बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब नहीं है। आर वी ऑल क्लियर? समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिकली स्टेट के लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट नहीं है? सब कुछ समझ में आ गया? अगर आपसे पूछेंगे प्रिविलेजेस पावर्स तो कर लोगे, एमसीक्यू आएगा तो कर लोगे। बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े? नहीं, अलार्म नहीं है, वो लाइट का फ्लक्चुएशन था। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल 294 के अंदर, 295 के अंदर खासकर, जो बड़ी सुनने में आपको ऐसा लगेगा, खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। उसका रीजन पता है बच्चे क्या है? उसका रीजन ये है कि ये आर्टिकल्स का जो पर्पस था, वो पर्पस ये था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है ना, उस टाइम पे इसको सही से अप्लाई कर ले, दैट्स इट। आज के टाइम पे इन आर्टिकल्स की बहुत ज्यादा रिलेवेंस रह नहीं गई। जो मेन डिस्कशन शुरू होता है ना इस टॉपिक का, कॉन्ट्रैक्ट्स वाले टॉपिक का, वो मेन डिस्कशन शुरू होता है आर्टिकल 296 से। पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, 294 भी पढ़ाऊंगा, 295 भी पढ़ाऊंगा। पर आप लोग सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि बच्चे इसकी लैंग्वेज में फंसने की कोशिश मत करना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आप ये क्या लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूं, इन दोनों ही आर्टिकल्स का कॉन्टेक्स्ट बहुत लिमिटेड है, आजादी के टाइम से जुड़ा हुआ है, तो उन बातों को समझना या उनमें दिमाग मारना आर नॉट रिलेवेंट आज के टाइम पे। अभी तो इस चैप्टर के अंदर हमको बस ये समझने की कोशिश करनी है कि प्रॉपर्टी के संबंध में या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के संबंध में या फिर बिजनेस के संबंध में हमारी जो यूनियन है और हमारी जो स्टेट्स है उनकी क्या पावर्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल 294 से लेके आर्टिकल 300 तक, पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बस वही वाली बात दोहराऊंगा, भाषा में उलझना मत। तो अभी मैं पढ़ा के चला जाऊं, कल को जब खुद से आर्टिकल पढ़ो तो सर पीटने मत लगना, उतनी ही बात याद रखना जितनी मैंने आपको बताई और उतनी ही एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। चलो शुरू करें, एक बार चैट बॉक्स में बाई टाइप करो, आर यू ऑल रेडी? शुरू करें, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को समझे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर डिस्कशन इज आर्टिकल 294, पर पहले हेडिंग डालते हैं अपने बोर्ड पर। प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप ऐसा मत सोचिए कि मेंस में कोई फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आ सकता है और बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं स्ट्रेच करके बोल रहा हूं इस बात को भी, शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके भी चांसेस कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 294, उसको समझते हैं। आर्टिकल 294 बात करता है सक्सेशन टू प्रॉपर्टी की, एसेट्स की, राइट्स, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशंस वगैरह की। और देखिए एक लाइन में समझाऊंगा, बस उसको समझिएगा। ये भारतीय संविधान का प्रावधान कह रहा है कि जैसे ही हमारा भारतीय संविधान लागू हो जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही हमारा भारतीय संविधान लागू हो जाएगा तो वो जो सारी प्रॉपर्टी है, वो जो सारे एसेट्स है जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हिज मजेस्टी मतलब जो हमारी ब्रिटिश क्वीन थी उसमें वेस्ट हो रहे थे हमारे भारतीय देश के संबंध में, और इसके अलावा जो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज है जो किसी भी प्रोविंस वगैरह का पार्ट थी जो हमारी इस क्वीन में वेस्ट हो रहे थे, वो सारे के सारे किस में वेस्ट हो जाएंगे? हमारे नए भारत देश में, मतलब हमारी यूनियन ऑफ इंडिया में। इसी तरीके से जो भी अधिकार हैं या जो भी लायबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस हैं जो हुआ करती थी भारतीय संविधान लागू होने से पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया की, डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं था, डोमिनेशन में था अंग्रेजों के, तो जो राइट्स और लायबिलिटीज डोमिनियन ऑफ इंडिया के थे और हर एक प्रोविंस के थे, वो भी सारे शिफ्ट हो जाएंगे किस पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर और हर एक स्टेट की गवर्नमेंट पर। बस बस इसके आगे ना एक लाइन पढ़नी है ना एक लाइन समझनी है। इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ये सब पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट ए स्टेट्स। मत फंसना, बिल्कुल मत फंसना। आसान भाषा में बताऊं तो दो बातें याद रखिए। जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट का मतलब समझते हो? एसेट का क्या मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिसकी पैसे के टर्म्स में वैल्यू है। तो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है जो हमारे भारत देश का है और जो, क्योंकि अंग्रेज राज करते थे हमारे ऊपर, तो क्वीन में वेस्ट था, क्वीन के पास था, क्वीन कंट्रोल कर रही थी उन प्रॉपर्टीज को, उन एसेट्स को। वो सारी प्रॉपर्टी और एसेट किसको ट्रांसफर हो जाएंगी? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जहां तक स्टेट्स की बात है, जो स्टेट्स की प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो किन में वेस्ट हो जाएगी? उन स्टेट्स की सरकारों में, ठीक है। इसी तरीके से जो भी अधिकार बनते थे डोमिनियन ऑफ इंडिया के आजादी से पहले, जो भी लायबिलिटीज वगैरह, जिम्मेदारियां वगैरह बनती थी, वो भी शिफ्ट हो जाएंगी किस पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। इसी तरीके से राज्यों की जो जिम्मेदारियां बनती थी,
राज्यों के जो अधिकार बनते थे वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, उन नए राज्यों पे जो आजादी के बाद पिक्चर में आए हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इट इज द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सक्सेशन ऑफ द एसेट्स, सक्सेशन ऑफ द राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन। कहां से, डोमिनियन ऑफ इंडिया से या फिर हिज मजेस्टी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, और स्टेट से किस पर, जो नई स्टेट्स हैं उनके ऊपर। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आ गई बात समझ में, तो इसको नोट कर लो। एज पर आर्टिकल 294 all the property, assets, rights, liabilities or obligations, ठीक है, all the property, assets, rights, liability or obligations which vested in the dominion of India or his majesty, majesty मतलब क्वीन, his majesty और the former states मतलब आजादी से पहले वाली राज्य, और the former states will be transferred to the government of India, or of states। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है, जो भी राइट है, जो भी लाइबिलिटी है, जो भी ऑब्लिगेशन, जो पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया या फिर हिज मजेस्टी में वेस्ट होती थी भारतीय संविधान के लागू होने से पहले, वो ट्रांसफर कर दी जाएगी भारतीय सरकार में या फिर राज्यों की सरकार में। क्लियर है, नोट कर लिया, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, और इसको आप कर लो एज पर आर्टिकल 294 एंड 295। दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर सेम सिनेरियो है, सेम सिचुएशन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, पर कॉन्टेक्स्ट वही है कि ट्रांसफर किसको हो जाएंगी, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को। तो कभी भी वैसे तो आएगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। कभी भी अगर बाई चांस मेंशन करना ही चाहो इन दो आर्टिकल्स को, तो ये पैरा आप लोग मेंशन करो। ठीक है, शुरू होती है कहानी अब, सही मायने में ये जो चैप्टर है शुरू होता है अब, आर्टिकल 296 से। अब 296 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पहले आपको समझा देता हूं कि क्या बात हो रही है। देखो दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी जो भारतीय टेरिटरी के अंदर है, जो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेशन में नहीं आया होता तो वो हिज मजेस्टी को मतलब क्वीन को बिलोंग करती, या फिर जो भी इंडिया का रूरल होता उसको बिलोंग करती, एस्चीट के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा, किसके माध्यम से, एस्चीट के माध्यम से या फिर लैप्स के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी मालिक नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी किसमें वेस्ट हो जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी किसमें वेस्ट हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर उस स्टेट में जिस स्टेट में वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है एस्चीट का, इसको लिख लो, ESCHEAT,
ESCHEAT, ये कॉन्सेप्ट है। और ये कहां पे दिया गया है? आर्टिकल 296 में। ठीक है, आर्टिकल 296 एस्चीट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जमीन है फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका कोई भी मालिक नहीं है, ओनरलेस वो प्रॉपर्टी है, तो एस्चीट का प्रिंसिपल दोस्तों ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सरकार की हो जाती है। किसकी हो जाती है? सरकार की हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति था, हाँ वेरी गुड मेरा, तो मान लीजिए दोस्तों कोई एक व्यक्ति था जो जिसका दुनिया में कोई नहीं था। ठीक है, मानो उसने कभी जीवन में शादी ही नहीं की और उसके बाकी के सारे परिवार के सदस्य मर चुके हैं, दूर दूर तक कोई भी उसका ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सक्सेशन हो सके प्रॉपर्टी का, और कल को उसकी मृत्यु हो जाए फॉर एग्जाम्पल बिना विल बनाए, विल बना के तो वो किसी को भी दे सकता था प्रॉपर्टी, और ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता है दुनिया में, आमतौर पर वो वसीयत बना के जाते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो ये एस्चीट का प्रिंसिपल लागू नहीं हो पाता है। पर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति मर जाए बिना वसीयत बनाए, बिना विल बनाए, तो उसके मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ओनरलेस हो जाएगी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसका कोई मालिक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है एस्चीट के प्रिंसिपल के माध्यम से। ठीक है, अब इसके कई अलग अलग नाम होते हैं, आपको यही वाला नाम याद रखना है, यही सबसे एक्सेप्टेबल नाम है। इसको एस्चीट भी बोलते हैं, लैप्स भी बोलते हैं, एक और है लैटिन वर्ड है बोना वैकेंशिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एस्चीट का कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 296 के अंदर क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल 296 के अंदर बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है जो कभी भी ओनरलेस होती है, और अगर भारतीय संविधान नहीं लागू हुआ होता तो एस्चीट के प्रिंसिपल के माध्यम से वो प्रॉपर्टी मजेस्टी के पास जाती, क्वीन के पास जाती। तो हम ये मान लेंगे भारतीय संविधान के लागू होने के बाद कि अब वो प्रॉपर्टी एस्चीट के माध्यम से मजेस्टी के पास ना जाकर बल्कि हमारी केंद्र सरकार के पास जाएगी या फिर राज्य सरकार के पास जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ बच्चे, दोनों पे जा सकती है, केंद्र सरकार पे भी जा सकती है, राज्य सरकार पे भी जा सकती है, और डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है। अगर किसी राज्य के अंदर आ रही है वो प्रॉपर्टी तो राज्य सरकार के पास जाएगी, अगर किसी मानो यूनियन टेरिटरी वगैरह पे आ रही है तो वो केंद्र के पास जाएगी। ठीक है, तो दोनों के पास जा सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसको नोट कर लो, इसके आगे लिख देता हूं, a property with no owner, no owner। ठीक है, as per article 296, if a property would have vested in his majesty by way of escheat before the commencement of constitution will now vest in the union or the
और दी स्टेट और दी स्टेट्स। ठीक है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो आर्टिकल 296 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो हिज मजेस्टी के पास जाती एस चीट के माध्यम से भारतीय संविधान के लागू होने से पहले, वो प्रॉपर्टी अब यूनियन के पास जाएगी या फिर राज्य के पास जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक छोटी सी बात है, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आ रही है, एस चीट की कैटेगरी में आ रही है, और उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल पहले से ही लिया जा चुका है भारतीय संविधान के लागू होने से पहले। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी केंद्र के पास जाएगी, मतलब यूनियन के पास जाएगी या राज्यों के पास जाएगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हम ये ऐसे डिसाइड करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो केंद्र के पास जाएगी अगर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केंद्र के पर्पसेस के लिए हो रहा था, मतलब केंद्र अपना काम कर रहा था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी भी राज्य सरकार के पास जाएगी अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उस प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल हो रहा था वो उस राज्य के पर्पसेस के लिए हो रहा था। देखो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं बस सिंपल सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है एस शीट के माध्यम से, तो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे करेंगे? जो प्रॉपर्टी यूनियन के लिए इस्तेमाल हो रही होगी पहले से, वो प्रॉपर्टी यूनियन पे जाएगी, और जो प्रॉपर्टी राज्य के लिए इस्तेमाल हो रही होगी पहले से, वो राज्य के पास जाएगी। बस, ठीक है, अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं भी आती है तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप बता दो। क्लियर? 296 के अंदर एस चीट का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया है। और मैं आपसे बता दूं, आएगा तो एमसीक्यू आएगा और ये शब्द आपसे पूछेगा, इसका मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या है, बस। ठीक है, वो आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या है और इसका प्रभाव क्या है, जो आर्टिकल 296 में लिखा है। और एक आर्टिकल का नंबर पूछ सकते हैं तो आर्टिकल का नंबर याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल है दोस्तों वो है आर्टिकल 297। आर्टिकल 297 क्या किसकी बात करता है? ये बात करता है दोस्तों टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह की। देखो, आप लोगों ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है अभी तक? एलएलबी के टाइम पे या कभी भी कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा हुआ है पहले से? एलएलबी में तो पढ़ा होगा ना, इंटरनेशनल लॉ पास किया होगा पेपर। ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कुछ एक आध दो तीन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं है, नहीं भी पढ़ा है तो सुन लो। देखो, इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एक होता है लॉ ऑफ द सी करके चैप्टर होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, लॉ ऑफ द सी। शायद आपकी बुक में तीसरा या चौथा ही चैप्टर रहा होगा, ज्यादा पीछे नहीं आता है, और उससे क्वेश्चन भी जरूर बनता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उस लॉ ऑफ द सी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो किसको मिलेंगे, कौन से देश को मिलेंगे। सीधा सा फंडा ये होता है कि दोस्तों देखो, हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश की जो टेरिटरी है, मतलब जो जमीन है, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो तो हमारी है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो जमीन के ऊपर है। पर उसके अलावा जो प्रॉपर्टी हमारे अराबर बराबर जो समुद्र है उसमें भी है, वो भी हमारी होती है एक हद तक। और हम लोग जो हमारी दूरी है समुद्र के साथ, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हमारी जमीन खत्म हो गई, समुद्र जरूर शुरू हो गया, तो एक लेवल तक हम मानते हैं कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। फिर उसके आगे एक लेवल तक मानते हैं ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब जमीन खत्म हो चुकी है। अब ये हम जो
ओशियन है, ये जो हमारा पानी है उसको बांट रहे हैं, उसमें जो बेनिफिट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये आता है सारा इन सारी चीजों के अंदर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कॉन्सेप्ट, टेरिटोरियल वाटर्स का कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो आर्टिकल 297 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो भी रिसोर्सेज वगैरह हमारे इस टेरिटोरियल वाटर्स में है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है, या ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह में है, ये सारे बेनिफिट्स भी किस में वेस्ट होंगे? केंद्र में वेस्ट होंगे। पहले तो किस में? हिज मैजेस्टी में होते थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया में होते थे, अब किस में होंगे? यूनियन में होंगे। ठीक है, समझ गए? तो जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब किसको मिलेंगे? यूनियन को मिलेंगे। पर इसमें एक बात याद रखना, यहां पे राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आर्टिकल 296 के अंदर तो हम लोग बराबर ट्रीट कर रहे थे यूनियन को और स्टेट्स को। स्टेट्स को भी प्रॉपर्टी मिल रही थी, यूनियन को भी प्रॉपर्टी मिल रही थी। पर यहां पर जब बात आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की या फिर टेरिटोरियल वाटर्स की, इनके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो अधिकार होता है वो किसका होता है दोस्तों? यूनियन का होता है। किसका होता है? यूनियन का होता है। तो एक बार लिख लो, 2-3 लाइनें लिखने वाली बात है। एज पर आर्टिकल 297, all the resources which fall under which fall under the territorial waters, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, shall vest in the union, तो जो भी रिसोर्सेज हैं जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, उनके ऊपर हक किसका होगा दोस्तों? यूनियन का होगा। ठीक है, क्लियर है? और हमारे भारत देश की क्या लिमिट होगी, जैसे कुछ बच्चे बता भी रहे हैं 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, ये सारी जो चीजें बता रहे हैं, तो क्या एक्सटेंट होगा हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का या टेरिटोरियल वाटर का या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का? ये सब कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, कानून बनाकर। ठीक है, ये लिखवाने की जरूरत है या फिर समझ गए? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कानून बनाकर कि व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्लियर है? ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पार्लियामेंट, इतना याद कर लो, उससे याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे तो ये सब इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है, ट्रीटीज वगैरह होती हैं उनके माध्यम से डिसाइड होता है, पर जो भी ट्रीटी में भी डिसाइड होता है उसके बारे में भी पार्लियामेंट को कानून बनाना ही पड़ता है, और जब पार्लियामेंट कानून बना देती है तभी वो लागू होता है, इफेक्ट में आता है। ठीक है, अब मेरे को एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताओ, याद है? आर वी ऑल क्लियर? 297 समझ में आया? आराम से कर लोगे अगर आपसे सवाल पूछेगा कोई भी 297 से? चलो ठीक है। अब जो अगला आर्टिकल है 298 सॉरी, उसको जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसके अंदर बात होती है ट्रेड बिजनेस वगैरह की, और बड़ी सिंपल सी बात है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। देखो, यहां पे बोला जा रहा है आर्टिकल 298 के अंदर कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है या फिर जो राज्यों की एग्जीक्यूटिव पावर है, उस एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब निहित है कि वो कोई भी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि वो कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं,
और उस ट्रेड और बिजनेस को करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह को एक्वायर कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और उसके लिए किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो आर्टिकल 298 क्या कह रहा है कि हमारा जो केंद्र है, और केंद्र मतलब केंद्र सरकार, हमारे जो राज्य हैं मतलब हमारे राज्य सरकार, उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब समझते हो, सरकार चलाने की पावर, उनकी जो पावर है उसमें निहित है कि वो ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों, आप भी अगर ट्रेड एंड बिजनेस करने जाओगे तो आपको भी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारी यूनियन है, हमारी जो स्टेट्स हैं, क्योंकि उन पे बिजनेस और ट्रेड करने की पावर है, उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, मतलब एक्वायर कर सकते हैं, उसको होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब उसके मालिक बने रह सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसको बेच भी सकते हैं। और जहां पे भी जरूरत पड़े किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, तो जो हमारी सरकारें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। अब ये सारी बातें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? आप सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये सब चीजें तो नॉर्मल सी हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आर्टिकल बनाया है? बच्चे इसलिए आर्टिकल बनाया गया है कि देखो, आज से आप ये मान के चलो, अभी कितना 2024 चल रहा है ना, आज से आप लगभग 150 साल पहले चले जाओ, ठीक है, और कुछ देशों में तो आप 100 साल पहले ही चले जाओ। जो सरकारें होती थी ना, उन सरकारों की जो जिम्मेदारियां होती थी वो बड़ी लिमिटेड होती थी। सरकारों का बेटा आमतौर पर काम होता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभाले और इंटरनेशनल रिलेशंस देख ले, बस, उससे ज्यादा कोई काम नहीं होता था। वही काम है कि कोई अपराध कर रहा है तो उसको सजा दे दो, इसकी पिटाई कर दो, इसको जेल में डाल दो, यही काम होता था बस। बाकी ट्रेड एंड बिजनेस वगैरह नहीं करते थे। पर जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट आया वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जो ना केवल लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखे, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिक की हर जरूरत को पूरा करे। जैसे आज के समय पे आपकी जो सरकार है आपको हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर रही है, आपको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है, हर वो चीज प्रोवाइड कर रही है, घर भी प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ हो रहा है। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनने के लिए पैसा चाहिए, पैसा पाने के लिए जरूरी होता है कि ट्रेड और बिजनेस करें। इसलिए हमारा आर्टिकल 298 कहता है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, जो हमारी केंद्र सरकारें हैं, उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें ट्रेड और बिजनेस करना भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब दो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इनको समझ लो। देखो, मान लो, अच्छा ये वाली बात पहले लिखवा देता हूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एज पर आर्टिकल 298, the union and the states, union and the states have the executive power, have the executive power, किस चीज की एग्जीक्यूटिव पावर? हैव द एग्जीक्यूटिव पावर टू कंडक्ट ट्रेड एंड बिजनेस and to acquire hold and dispose of property and to enter in contracts। ठीक है, तो जो यूनियन है, स्टेट्स हैं, उनके पास पावर है ट्रेड और बिजनेस करने की, प्रॉपर्टी को एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ करने की, और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने की। ठीक है, क्लियर है? ये वाली बात फटाफट से लिख लो, समझ में आ गई है? अब देखो, ये जो यूनियन है, केंद्र जो है, मान लो वो अपना ट्रेड और बिजनेस कर रहा है
और वो किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में कर रहा है जो कि जिसके बारे में जो कानून बनाने की पावर है वो स्टेट के पास है, राज्य के पास है। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसी परिस्थिति होगी, तो जो भी ट्रेड और बिजनेस किया जाएगा केंद्र के द्वारा वो सब्जेक्ट रहेगा राज्य के कानून के। और इसी तरीके से मान लो कोई भी राज्य है, अगर वो ट्रेड और बिजनेस कर रहा है और वो किसी ऐसी चीज के बारे में कर रहा है जहां पर केंद्र के पास पावर है कानून बनाने की, तो वो सब्जेक्ट रहेगा पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए, जो कानून बनाए जाएंगे उसके संबंध में। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ट्रेड और बिजनेस की पावर है, कोई भी ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी को बताया था मैंने कि एक हमारे यहाँ आर्टिकल है आर्टिकल 246, एक है हमारे यहाँ शेड्यूल 7 जिसके अंदर 3 लिस्ट बताई गई हैं, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को। मान लो केंद्र किसी ट्रेड और बिजनेस को कर रहा है और वो ट्रेड और बिजनेस ऐसा है जिसके बारे में कानून बनाने की पावर स्टेट लिस्ट के अंदर दी गई है, राज्यों को दी गई है लिस्ट 2 के अंदर। तो यूनियन उस बिजनेस को कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो सब्जेक्ट रहेगा स्टेट लेजिस्लेशन के। तो राज्यों ने जो कानून बना रखा होगा उसको उसे मानना होगा केंद्र को, वो बिजनेस करते वक्त, उस ट्रेड को करते वक्त। अब इसी सिचुएशन को उल्टा कर दो, मान लो कोई भी राज्य है, वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है, ऐसा ट्रेड कर रहा है जिसके बारे में कानून बनाने की पावर यूनियन के पास है, तो वो कर सकता है इस ट्रेड और बिजनेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो सब्जेक्ट रहेगा उस कानून के जो उसके बारे में केंद्र बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको लिखने की जरूरत है कि समझ में आ गया? आ गया समझ में कि लिखूं? तो अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट पे ट्रेड कर रहा है केंद्र जिसके बारे में राज्य कानून बनाता है, तो राज्य का कानून मानना होगा। अगर ऐसे किसी सब्जेक्ट मैटर पे ट्रेड कर रहा है कोई राज्य जिसके बारे में कानून बनाने की पावर केंद्र के पास है, तो केंद्र का कानून मानना होगा, बस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लिखवा दूं? मेरे को घर मत ले जाना अपने उठा के किसी दिन, या फिर एग्जाम सेंटर पे मत ले जाना कि सर लिख दो हमारा मेन से। चलो नोट करो फटाफट से। If the union or the state conducts trade conducts trade in regard to which they do not have the power to legislate then they must follow the law made by the parliament or state legislatures as the case may be तो अगर कोई भी यूनियन है या स्टेट है जो बिजनेस ट्रेड कर रही है ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में वो कानून बनाने की पावर नहीं रखता है, तो उसको वो कानून मानना होगा जो कानून उसके बारे में पार्लियामेंट ने बनाया है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया। ठीक है, क्लियर है? अब तो काफी है। हो गया? अब बताओ, ब्रेक चाहिए अभी?
आज ब्रेक चाहिए, आज छोड़े ब्रेक? हाँ, ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो ब्रेक चाहिए तो फिर जाओ फटाफट से। 5:05 हो रहा है। 5 बज के जैसे ही 10 मिनट होगा विल स्टार्ट। ठीक है, 5:10 पे एग्जैक्ट आओ फटाफट से। पानी वानी पी के आओ, रिलैक्स हो के आओ। फिर हम लोग खत्म करेंगे आर्टिकल 299, 300 और 300A। चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा शुरू करें। आ जाओ फटाफट से। क्यों नहीं रहेगी कल क्लास?
कल क्या है, क्या खास है कल? ऐसा कुछ खास नहीं है बेटा, कल क्लास होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आते हैं आर्टिकल 299 पे, ठीक है। और आर्टिकल 299 बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 298 के अंदर, क्योंकि ट्रेड और बिजनेस करना है तो जो यूनियन है और जो स्टेट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर कर सकती हैं। तो दोस्तों जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाएगा यूनियन के द्वारा या गवर्नर के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से होगा? किसके नाम से होगा? हु वुड बी रिप्रेजेंटिंग द यूनियन और द स्टेट? कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन को या फिर स्टेट को? तो याद रखिएगा, यूनियन के बिहाफ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट साहब। और स्टेट्स के बिहाफ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको कौन रिप्रेजेंट करेंगे? गवर्नर साहब। मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब प्रेसिडेंट साहब के नाम पे होगा, गवर्नर साहब के नाम पे होगा। पर एक बात याद रखिएगा, जो क्लॉज 2 के अंदर लिखी हुई है आर्टिकल 299 के, कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन प्रेसिडेंट साहब को या इन गवर्नर साहब को पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा किसी भी जिम्मेदारी के लिए जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ली गई थी यूनियन के द्वारा या स्टेट के द्वारा। मतलब उनके नाम से हो रहा है क्योंकि वो स्टेट के हेड है या फिर हमारे नेशन के हेड हैं, इसलिए उनके नाम से हो रहा है। उनकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती है। आप प्रेसिडेंट साहब को पकड़ के नहीं ले जाओगे कि अरे तुम्हारे नाम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं, उनके नाम से हुआ है बिकॉज ही इज बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट। पर्सनल लाइबिलिटी किसी की नहीं बनेगी, ना गवर्नर साहब की ना ही प्रेसिडेंट साहब की। अगर आपको कोई लीगल एक्शन लेना भी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आप सरकार के खिलाफ लोगे, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ लोगे या फिर उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लोगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को फटाफट से लिख लो। एज पर आर्टिकल 299, as per article 299, the contracts of the union or states will be executed in the name of president or governor as the case may be, however they shall not be held personally liable, उनकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे प्रेसिडेंट साहब के नाम पे होंगे, गवर्नर साहब के नाम पे होंगे, बट उनकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है बेटा। सरकार के खिलाफ बनेगी लायबिलिटी, सरकार के खिलाफ केस फाइल करोगे आप, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, वो अगला ही पॉइंट है, आर्टिकल 300 में ये बात लिखी हुई है। ये वाली बात समझ में आ गई? अभी ऑल क्लियर? 299 क्लियर है? चलो आप बढ़ते हैं आर्टिकल 300 पे, वही बात जो बच्ची कह रही थी, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। देखो, केंद्रीय सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की भी जा सकती है, मतलब इनके खिलाफ केस फाइल किया भी जा सकता है, और ये भी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है किसी के खिलाफ केस फाइल करे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है किसी के खिलाफ केस फाइल करे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस फाइल कर दे या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के खिलाफ केस फाइल कर दे। सबसे पहले तो ये समझिए। अब समझिए दूसरे नंबर पर
कि जब भी केस फाइल किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या जब भी केस फाइल होगा उसके खिलाफ, तो क्या एक्सप्रेशन यूज होगा, टाइटल क्या होगा, कैसे हम रेफर करेंगे, हम उसको रेफर करेंगे यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पर। कैसे रेफर करेंगे बेटा, यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पर। आपने कई सारे केसेस पढ़े होंगे जहां पे सरकार एक पार्टी रही होगी, तो आपने देखा होगा फलाना फलाना व्यक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस फाइल होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई केस फाइल करती है, तो वो किस नाम से जानी जाती है, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। और इसी प्रकार अगर मैं राज्य की बात करूं, तो किसी राज्य सरकार के खिलाफ जब कोई केस फाइल होता है तो उस राज्य सरकार के नाम से होता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई भी केस फाइल होगा तो कैसे पढ़ेंगे, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई केस फाइल होगा तो कैसे करेंगे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और अगर ये सरकारें फाइल करेंगी किसी के खिलाफ केस, तो भी यही रहेगा, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस समथिंग, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस समथिंग, ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ गुजरात, इस तरीके से, ठीक है। तो यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा उस राज्य के नाम से, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे, अगर कोई भी कानूनी कार्यवाही, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, अगर कोई भी कानूनी कार्यवाही हमारे भारतीय संविधान के लागू होने से पहले से चली आ रही है डोमिनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो वो भारतीय संविधान के लागू होते ही किसके खिलाफ हो जाएगी, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। इसी तरीके से अगर कोई भी कानूनी कार्यवाही चली आ रही है किसी भी राज्य के खिलाफ भारतीय संविधान के लागू होने से पहले, तो भारतीय संविधान के लागू होते ही वो शिफ्ट हो जाएगी किस पर, उसी राज्य के खिलाफ जो उस टेरिटरी के ऊपर बनाया गया है, जो नया राज्य बना है भारतीय संविधान के आने के बाद। ठीक है, क्लियर है, दोनों बातें सिंपल सिंपल सी हैं, तो इनको नोट कर लो फटाफट से। एज पर आर्टिकल 300 दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब GOI एंड दी स्टेट गवर्नमेंट्स कैन सू और बी सूड, मतलब वो केस फाइल कर सकती है या उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है, इन द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और द नेम ऑफ the name of that particular state, जैसे एग्जांपल में लिख लो ब्रैकेट में स्टेट ऑफ यूपी फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट लिख लो, ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स pending against the dominion of India, the dominion of India or the former states will be shifted against the government of India or the state governments ठीक है,
क्लियर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल भी कर सकती है, उनके खिलाफ केस भी फाइल हो सकता है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से या फिर उस राज्य के नाम से, जैसे कि स्टेट ऑफ यूपी। और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स पहले पेंडिंग थी भारतीय संविधान के लागू होने से पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ या फिर किसी पुरानी स्टेट के खिलाफ, अब वो शिफ्ट हो जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। डोमिनियन मीन्स बच्चे, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उसको बोलते थे डोमिनियन ऑफ इंडिया। जैसे आप बोलते हैं ना यूनियन ऑफ इंडिया, आजादी से पहले बोलते थे उसे डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, लिख लिया सभी लोगों ने? अभी ऑल क्लियर? आर्टिकल 300 सभी को समझ में आ गया है? तो आर्टिकल 299 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 300 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और थोड़ा बहुत आर्टिकल 298 भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 आर्टिकल्स को ध्यान रखिएगा, यहां से एमसीक्यूज वगैरह आमतौर पर पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमको एक ही आर्टिकल पढ़ना है, छोटा सा प्यारा सा, जो कि है आर्टिकल 300A, जो बात करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी किसी भी व्यक्ति से विदाउट दी अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे बताओ, ये वाला जो डिस्कशन है अभी जो हम लोगों ने किया, आर्टिकल 294 से लेके आर्टिकल 300 तक का, आर वी ऑल क्लियर? कोई भी ऐसी बात जो मैंने आपको बताई आपको समझ में नहीं आई? पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें लिख ली जो आपको लिखवाई गई और दिमाग में भी चली गई हैं, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है क्या बेटा? लास्ट वाला रिपीट, जो भी लीगल कोई भी केस पहले से चल रहा है, मानो आजादी के पहले से कोई केस फाइल हो रखा था डोमिनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो वो शिफ्ट हो जाएगा, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो जाएगा आजादी के बाद। ऐसे किसी राज्य के खिलाफ हो रखा था तो राज्य के खिलाफ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? क्लियर है? चल अब आ जाओ राइट टू प्रॉपर्टी पे, मतलब आर्टिकल 300A पे। राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी की हमारे भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों बड़ी लंबी कहानी है। अब आपको क्या बताऊं, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के एफ के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ था। ठीक है, हर एक भारतीय नागरिक के पास अधिकार था उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था बेटा। पर दोस्तों उसकी वजह से ना परेशानियां बहुत हुई, और वो परेशानियां हमको 1-2 साल में ही दिखने लगी। 1951 में ही दिखने लगी। 1950 में आया भारतीय संविधान, 1 साल में ही हमको वो परेशानियां दिखने लगी। क्यों दिखने लगी बेटा? क्योंकि वो बहुत बड़ी बाधा बन रहा था लैंड रिफॉर्म्स के संबंध में। लैंड रिफॉर्म्स के आड़े आ रहा था वो। अभी लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है बच्चे? आप सभी को पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसकी क्या स्थिति थी। उसकी स्थिति ये थी कि हमारे देश की जो 90% जनता थी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी। मतलब ऐसे लोग जिनको ये ठिकाना नहीं था कि अभी अगर दोपहर हो रही है तो उन्हें ये नहीं पता कि रात को हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और रात को अगर उनको खाना मिल रहा है तो उन्हें ये नहीं पता कि कल की सुबह उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति थी 90% जनता की। और जो बाकी के 10% थे वो क्या बताएं, आलीशान जीवन जी रहे थे, कोई पैसे की कमी नहीं थी। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बहुत लंबे प्रोसेस के अंदर कि इनइक्वालिटीज बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई, बढ़ती। देखो आज के समाज में भी हमको ये देखने को मिलता है। आज हम लोग क्या महानता दिखा रहे हैं, आज भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। आज के समय पे डेटा तो ये कहता है कि अगर आप महीने में अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हो इन अ मंथ, तो आप इंडिया की पॉपुलेशन के टॉप 5 या टॉप 4% में आते हो। अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो एक महीने में। 1 लाख रुपया क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा। तो आप टॉप 5% पॉपुलेशन में आ जाते हो। इमेजिन कि कितनी बड़ी इनइक्वालिटी, कितनी गरीबी है हमारे देश में कि 95% जनता ऐसी है जो बहुत स्ट्रगल कर रही है। और ये परिस्थिति बेटा तब भी थी। और आज के समय पे तो बेटा बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपके पास हजारों ऑप्शंस हैं।
पर जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उस समय जो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता था इनकम का, वो होता था जमीन, क्योंकि सब लोग खेती करते थे। खासकर जो गरीब जनता थी वो खेती करती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो जो लैंड था वो डायरेक्टली रिलेटेड था इनकम से। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहला एजेंडा जो देश के सामने था वो यही था कि इस गरीबी को कैसे मिटाया जाए, कैसे गरीबी को मिटाया जाए। उसके लिए ये जरूरी था कि गरीब लोगों के हाथ में जमीन आए, क्योंकि जितनी भी जमीन थी वो जमींदारों के हाथों में थी। और जमींदार क्या, 10% भी पॉपुलेशन नहीं है, वो पूरी जमीन को हथिया के बैठे हैं। और जितने भी बेचारे गरीब किसान हैं जो सच में मेहनत कर रहे हैं उस जमीन के ऊपर, वो बेचारे किराए पे जमीन लेके बटाई कर रहे हैं। जो फसल उगा रहे हैं उसका भी आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदार ले ले रहा है। तो वो ना ही जमीन के मालिक हैं, ना ही वो फसल के मालिक है, ना ही उन्हें कुछ पैसा मिल रहा है, मेहनत सारी उनकी है। तो बड़ा ही अन्याय वाली परिस्थिति थी। तो सोचा गया कि लैंड रिफॉर्म्स लाने चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स लाने का मतलब क्या, हम लोग एक सीलिंग लिमिट लगाएंगे। सीलिंग लिमिट मतलब एक अपर लिमिट लगाएंगे कि हर कोई व्यक्ति कितनी जमीन होल्ड कर सकेगा, और अगर किसी भी व्यक्ति के पास उस लिमिट से ज्यादा जमीन होगी तो उसको बांट दिया जाएगा गरीब किसानों में। दैट वॉज द आइडिया, दैट वॉज द फंडा। जब ये इनिशिएटिव शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है, काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया। बहुत बड़े बड़े जमींदार थे जिन्होंने खुद से अपनी जमीनों को डोनेट किया गरीबों के भले के लिए। पर दोस्तों, हर एक व्यक्ति इतना महान तो होता नहीं है। काफी ऐसे लोग भी थे जो भाग के सीधे पहुंचे कहां, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के अंदर, ये कहते हुए कि उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर, वो वायलेट किया जा रहा है। उनकी प्रॉपर्टी उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध छीनी जा रही है, दादागिरी की जा रही है सरकार के द्वारा। हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कितनी हो, आप कैसे छीन सकते हो, ऐसे आर्गुमेंट्स आने लगे। इसलिए इसलिए बच्चे मजबूरन बहुत खींच, देखो पहले 9th शेड्यूल, मतलब बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको इतना डीप लेके जाना नहीं चाहता। फिर 9th शेड्यूल नाम का एक शेड्यूल बनाया गया, आर्टिकल 31A या 31B पढ़ोगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर बाई चांस रेफरेंस करो तो एक 9th शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। अगर उसके अंदर किसी कानून को डाल दो तो आप उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। तो पहला तो यही सॉल्यूशन निकाला गया कि कोई भी कानून बनाएंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, उसे 9th शेड्यूल में डाल देंगे, जिससे कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंदर या किसी भी अन्य आर्टिकल के अंदर उस कानून को नहीं हटा पाएगा। तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन था, पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। पर खींचतान बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा ही खिंच गई दोस्तों। और आखिरी में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, वो 1976 में, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि उसने इतने सारे बदलाव किए हमारे भारतीय संविधान में एक साथ कि ऐसा लगा कि बिल्कुल नया ही संविधान बन गया हो जैसे। जिसमें एक बदलाव ये भी था कि आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया और उसकी जगह नया आर्टिकल लेके आए, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 44th अमेंडमेंट से आया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं बेटा। हाँ ठीक है, सॉरी 44, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है। 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 19(1)(f) चला जाता है और आर्टिकल 300A आ जाता है। और 44th जो अमेंडमेंट आया था वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, जनता पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा आया था। मतलब मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो इस अमेंडमेंट को लेके आए थे। और ये अमेंडमेंट एक तरीके का रिएक्शन था 42nd अमेंडमेंट के खिलाफ, जिसकी बात मैं कर रहा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके खिलाफ एक रिएक्शन था। ये भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट था, इसमें भी काफी बदलाव किए गए। ज्यादातर वो ऐसे बदलाव थे जिनके तहत ठीक किया गया उन चीजों को जिन चीजों को खराब कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। जिसमें एक ये चीज थी कि हमने क्या किया, आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया और आर्टिकल 300A ले आए। अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि इसकी वजह से हुआ क्या, फर्क क्या पड़ा। तो सबसे पहला फर्क तो बेटा ये पड़ा कि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब वो मात्र एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया। अधिकार ये अब भी है, ऐसा मत सोचना दोस्तों।
प्रॉपर्टी के ऊपर अब आपका अधिकार नहीं है, अधिकार अब भी है, पर ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब एक ऐसा अधिकार जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, अब कहानी क्या है? अब कहानी ये है दोस्तों कि आर्टिकल 19(1)(f) का अगर रहता, अगर ये मौलिक अधिकार रहता, तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकते थे और सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे, एनफोर्स करा सकते थे। पर आर्टिकल 300A के अंदर आपके पास वो पावर नहीं रही। अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, तो यहाँ तो आप हाई कोर्ट जाओ आर्टिकल 226 के अंदर, वहां पे रिट वगैरह जारी करवाओ, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अगर कोई लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके संबंध में भी रिट जारी कर सकते हो। यहाँ तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि नॉर्मल कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करो और अपील फाइल करते करते पहुंचो सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, पर बात वही है कि प्रॉपर्टी से संबंधित अधिकार अभी भी है। और आर्टिकल 300A जो है बड़ा सिंपल है, वो सिंपल सी बात कहता है कि ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है उससे वो प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी, और छीननी है तो उसका केवल एक ही तरीका है और वो है अथॉरिटी ऑफ लॉ। प्रॉपर्टी नोट कर लेना बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन कैन बी टेकन only by the authority of law, only by the authority of law। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये एक्सप्रेशन है, अथॉरिटी ऑफ लॉ। प्रॉपर्टी छीनी अभी भी जा सकती है, पर प्रॉपर्टी छीनने के लिए हमको कानून की अथॉरिटी चाहिए। मतलब अगर आप किन्हीं व्यक्ति की या किन्हीं व्यक्तियों की प्रॉपर्टी छीन रहे हो तो सबसे पहले जरूरी है कि एक कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए उसके बारे में, और वो एक ऐसा कानून हो दोस्तों जो अधिकारिकता देता हो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या किसी अन्य अथॉरिटी को कि वो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी छीन सकता है। ठीक है, तो कानून चाहिए और कानून के अंदर दी गई अधिकारिकता चाहिए। ये दोनों चीजें जब एग्जिस्ट करेंगी तब बात बनेगी। पर इसका भी इंटरप्रिटेशन दोस्तों थोड़ा सा बदल गया है ओवर टाइम। इसका भी जो इंटरप्रिटेशन है इट हैज चेंज्ड अ बिट। क्यों? आप सभी को पता है कि एक जजमेंट है मेनका गांधी का जजमेंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, जहां पे आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया गया था। याद है सबको? आर्टिकल 21 के अंदर जो भाषा यूज की गई है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पे क्या है? अथॉरिटी ऑफ लॉ, पर दोनों जगह लॉ शब्द का इस्तेमाल है। और वहां पर मेनका गांधी की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बोला था कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी कानून बना दिया और कानून के अंदर कोई भी प्रोसीजर बना दिया और आप उसके आधार पर किसी की लाइफ या लिबर्टी छीन पाओगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो कानून तो होना ही चाहिए, कानून के अंदर प्रोसीजर तो होना ही चाहिए, पर वो प्रोसीजर भी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। मतलब वो कानून होना काफी नहीं है, वो कानून भी फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो। ठीक है, मतलब न्यायपूर्वक हो। वही बात दोस्तों आर्टिकल 300A पे भी लागू होती। तो केवल कानून बना दिया, बिल पास करके काफी नहीं है, अथॉरिटी दे दी काफी नहीं है। वो जो कानून आपने बनाया है उसमें जो अथॉरिटी दी है और जो पूरा तरीका बताया है किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को छीनने का, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। जैसे अभी एक बच्ची बोल भी रही थी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी की थी ये बात जब हम लोग आर्टिकल 31C पढ़ रहे थे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि सरकार के पास एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन के राइट्स होते हैं कि अगर उसको किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो वो कर सकती है। तो ऐसा कोई भी लैंड एक्विजिशन का कानून बनाया जाता है तो वो ऐसा ही कानून है जिसके अंदर अथॉरिटी दी जा रही है किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी छीनने को। पर हमेशा क्या बोला जाता है कि वो जो लैंड एक्विजिशन का कानून हो वो एक ऐसा कानून हो जो फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो। मतलब
एप्रोप्रिएट कंपेंसेशन दे पार्टीज को मौका दे अपनी बात को आगे रखने का कि क्यों उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जानी चाहिए। तो ये सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे तो भारतीय संविधान की अगर बात करूं, आर्टिकल 300A की बात करूं, तो इतना सा लिखा हुआ है कि जो कानून होना चाहिए और कानून के अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, पर जो इम्प्लाइड बात है, जो हमको मान के चलनी है बिकॉज ऑफ मेनका गांधी, वो ये है कि वो जो कानून है और उसके अंदर जो अथॉरिटी है और जो प्रोसीजर बताया गया है वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बेटा? आ गई बात समझ में? हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया। अगर आर्टिकल 300A कोई पूछेगा तो कर लोगे? समझ में आ गया है? अच्छा, इनफ फॉर टुडे। चलो ठीक है। अब दोस्तों, अब हमारा बचा है कल का सेशन। अब कल के सेशन में हम लोगों को 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। 3 हमारे मेजर टॉपिक्स बचे, मतलब 2 मेजर टॉपिक है, एक तो छोटा सा ही है। हम लोग सबसे पहले तो कल पढ़ेंगे बेटा इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी प्रोविजंस को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और इमरजेंसी को पढ़ने के बाद मतलब वो पूरा डिस्कशन आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 का करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट, और इमरजेंसी के केसेस, अमेंडमेंट के केसेस दोनों पढ़ेंगे कल ही कल, साथ ही साथ में। और आखिरी में मैं आपको ले जाऊंगा लैंग्वेज वाले चैप्टर पे, मतलब आर्टिकल 343 पे। वो छोटा सा है, मतलब ये मान के चलिए अगर हम लोगों ने 10-15 मिनट भी दिए लैंग्वेज पे तो हो जाएगा वो काम। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा इमरजेंसी, अमेंडमेंट और लैंग्वेज, और उसी के साथ जो हमारा भारतीय संविधान है वो हो जाएगा समाप्त। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया है इस पूरी जर्नी को, और जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, समझी हैं, वो आप लोगों को समझ में आई हैं, मजा आया, एंजॉय किया है। हाँ, लैंग्वेज बेटा आज करो, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी करा दूं। केस लॉज ऑफ प्रिविलेज, हाँ देखो, आपको याद होगा जब हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर मैंने आपको कुछ केसेस पढ़ाए थे, याद करो, उसमें मैंने एक केस आपको पढ़ाया था। चलो ठीक है, मैं उसको कल एक बार एड अप कर दूंगा, एक केस में एड अप कर दूंगा, जिससे आपका प्रिविलेज पे अगर बाई चांस शॉर्ट नोट वगैरह आ जाए तो आप उसको लिख लेना। ठीक है, ये आपने मेरे को अच्छा याद दिलाया, मैं कल एक प्रिविलेज पे केस ले आऊंगा आप लोगों के लिए। और बताओ, ठीक है, लिखने वाला ना हो, समझने वाला हो, मतलब समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? अच्छा सा लेके आऊंगा, कोई भी नरसिम्हा राव ले आऊंगा या फिर कोई भी दूसरा। देखो, मैं जब भी कोई केस पढ़ाता हूँ, मेरा पर्पस क्या होता है, वो जो बात लिखी हुई है ना आर्टिकल में वो आ जाए बस, जिस भी केस में सबसे अच्छे तरीके से आ रही होगी उसको ले आऊंगा। क्या है, इतना सब कुछ नहीं है। देखो, जो टाइम लगेगा वो इमरजेंसी को समझने में लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़े से ज्यादा आर्टिकल है, 352 से 360 तक। 368 केवल एक आर्टिकल है अमेंडमेंट वाला, उसमें बस जो केसेस को समझाने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, और केसेस भी बड़े सीधे सीधे से हैं, सिंपल सिंपल से हैं। और लैंग्वेज वाला जो पार्ट रहा उसमें 10-15 बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। हो गया बेटा, सब कुछ हो गया, अब क्या समझोगे? क्या समझोगे? ऑल डन एंड डस्टेड। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है? कोई भी बात जो नहीं समझ में आई, कोई भी चीज हम लोगों ने कवर करी? अब रिवीजन भी मैं कराऊं? अच्छा। रिवीजन बेटा खुद करो,
इतना लिख लिख के हाथ टूट गए मेरे, नोट्स को रिवाइज करो और क्या करोगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट बेटा अभी पता नहीं है मेरे को, अभी अलॉट नहीं हुआ है, जैसे ही अलॉट होगा मुझे लगता है आपको पहले पता चलेगा मेरे से। 300 ए बेटा शॉर्ट नोट भी आना मुश्किल होता है, एमसीक्यू ही आएगा, ठीक है, ज्यादा चांसेस एमसीक्यूज के ही होते हैं। हाँ तो पूछ तो रहा हूं, बताओ क्या डाउट है, रुचिका पूछो बेटा क्या डाउट है बताओ, कुछ भी पूछना है, एनीथिंग, जो भी चीज नहीं समझ में आई या फिर कोई भी अदरवाइज आपको लग रहा है कि सर ये बता दो वो बता दो, बता। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी, देखो ऐसे ही करते हैं आंसर राइटिंग, बिल्कुल सेम फॉर्मेट होता है जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ना क्लास में। जैसे मैं आपको कोई भी चीज बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने आर्टिकल 299 मैंने आपको पढ़ाया, पहले हिंदी में समझाया, फिर उसको लिखा, यही है, यही करना है बेटा आपको खुद से। नहीं बेटे कल लास्ट डे है, कल खत्म हो जाएगा हमारा। बेसिक स्ट्रक्चर कितनी बार तो बताया आप लोगों को, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, भूल जाते हो बार बार। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर बताओ मेरे को चैट बॉक्स में एक बार। हमारी ये केशव नंदा भारती की जजमेंट है, पढ़ी तो थी हमने, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे भारतीय संविधान के जिसमें बदलाव नहीं लाए जा सकते हैं। कल भी जब हम लोग पढ़ेंगे ना अमेंडमेंट वाला पॉइंट, तो वहां पे इस बात का फिर से उठेगी कि जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर है वो कहां तक एक्सटेंड होती है। तो वहां पे केशव नंदा भारती जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है। उन्हीं फीचर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेटा जजमेंट्स में बताते हैं, जैसे केशव नंदा भारती की जजमेंट में कुछ फीचर्स बताए हैं, सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल बताया है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल बताया है, ठीक है। ऐसी बात भी आगे और भी केसेस आए जिनमें अलग अलग प्रिंसिपल्स को बताया गया, कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक केस में कोर्ट इंटरप्रेट करेगा और डिसाइड करेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। हाँ जैसे प्रियम्बल के अंदर जो ज्यादातर चीजें लिखी हुई हैं जो हमने पढ़ा था ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, वो सब तो लगभग लगभग बेसिक स्ट्रक्चर के कंसीडर किए ही जाते हैं। तो कभी आपको एग्जांपल देने भी हो ना आंसर में तो प्रियम्बल से उठा के दे देना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में तो बेटा भाई वो अब याद करो हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिमूवल वाली बात, अपॉइंटमेंट वाली बात, वही जो आर्टिकल 124 का डिस्कशन है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ही डिस्कशन है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में पावर्स जो है कलीजियम की, रिमूव करने के लिए कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वही बात हाई कोर्ट पे भी अप्लाई होती है। ट्रांसफर ऑफ जजेस वाली जो बात है उसके लिए भी कलीजियम बनता है। ये सब क्या है, दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नहीं बेटा ये सैटरडे नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट पड़ रहा है, 1 तारीख पड़ रही है ना सैटरडे को। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वैसे तो अभी भी पूछ सकते हो, अभी पूछ लो या फिर कल की क्लास के एंड में पूछ लेना, वरना टेलीग्राम चैनल ऐड किया हुआ है सब बच्चों ने, अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो कर लो और अपने डाउट खुल के पूछो। और देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्लासेस खत्म हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, फ्री होके रेफर करो, कभी घबराना नहीं है, कभी किसी बात को लेकर टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अदरवाइज आपको अभी कभी मेरे को यूट्यूब पे जाना, मेरे को सर्च करना, मेरा नाम सर्च करना, अभिनव गोस्वामी कॉन्स्टिट्यूशन लिख के सर्च करना, तो आपको लगभग लगभग हर टॉपिक पे मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो भी मिल जाएगा। तो कभी जैसे आप भूल गए कि सर ने क्या बताया था, मैं रिवाइज कर लेता हूँ, तो सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर मारो अभिनव गोस्वामी कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इतने वीडियो मिल जाएंगे कि आप कहोगे कि सर क्या ही है। फर्स्ट जून से बेटा दूसरा सब्जेक्ट शुरू होगा आपका, अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उनको क्या बेनिफिट क्या मिलेगा, मतलब कौन कह रहा है नहीं कर सकते अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट, बेटा हमने पढ़ा तो था अटॉर्नी जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, और जब वो पार्टिसिपेट करता है उसको सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है। चलो आज के समय की यहीं पे समाप्ति होती है, आप सभी लोगों से अब कुल मुलाकात होगी हमारी,
और कल की भी क्लास को एकदम बढ़िया तरीके से, धमाकेदार तरीके से खत्म करेंगे। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, वोटिंग का राइट नहीं होता, बट बेटा पार्टिसिपेशन का तो राइट होता है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।